पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई है, फ़ौज बॉर्डर्स पे जंग लड़ती है, एयरफोर्स हवा में लड़ती है, अवाम ने भी एक जंग लड़नी होती है। तो इस जंग में हमारी जो तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबसे पहले तहरीक इंसाफ है, फिर दो हुकूमती पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बतौर हुकूमती जमात क्या किरदार देखते हैं और अपोजिशन में पीटीआई का किरदार को आपने कैसे देखा है इस पाक भारत जंग में? देखें, सब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसमें कोई इसमें तफरीक नहीं रही कि आवाम ने कोई ऐसा काम कर दिया या गवर्नमेंट ने कोई सुस्ती दिखाई या पीपल्स पार्टी, हर कोई अपने अपने फ्रंट पे था। और ये लग रहा है कि जैसे 10 मई को जो कुछ भी हुआ, उसने 9 मई वाला जो मामला था ना, उसको काफ़ी हद तक डाउन प्ले कर दिया। देखा आपने, इस बार हम अंदरूनी सतह पर ऐसी कोई मुहिम नहीं देख रहे थे कि वो हेडलाइंस चल रही हों, 9 मई के ये लोग इंतशारी थे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इस बार सारा फोकस जो था वो असल दुश्मन की तरफ था। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। बिलावल ने इंटरव्यूज़ वगैरह दे के इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया। हुक्मरान जमात अपने तौर पे नैरेटिव बना रही थी। यहाँ पर एक आपने बिलावल का नाम लिया, नवाज शरीफ पर आप खामोश क्यों हो गए? नहीं, मैं खामोश इसलिए हूँ कि उनके बारे में क्या मैं बताऊँ कि उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं कि उन्होंने सारा डिज़ाइन किया है, ये सारा। मैं देखें, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना सीनियर पॉलिटिशियन हो और उनका कोई इस सारे मामले में इनपुट ना आया हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मीडिया के ऊपर आके ही बताई गई हो कि जनाब ये इनपुट आया है। ये मजाक में तो चलो सारे लगे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इनसाइडर। नाजरीन, आज हम अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो भारत से फतह हासिल की है, इसमें सियासी जमातों का क्या किरदार रहा है, और इसके साथ ही जो पाकिस्तान में जंग के बाद सीज़ फायर हुआ है और एक फिर खदशे का इजहार किया जा रहा है कि दोबारा जो है भारत जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जी भी कर सकता है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत है, इमरान खान की डील की बातें हो रही हैं, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, इसमें कितनी हकीकत है, और पीटीआई जो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक आया शुरू होगी या किस हद तक कारगर साबित होगी, इसी हवाले से अहम इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तजियाकार हैं अब्दुल कादिर साहब। ज़ाहिर है इनको सबको हर कोई जानता है, यहाँ तक इमरान खान भी इनको बहुत करीब से जानता है, बाई नेम जानता है। तो अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अब्दुल कादिर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे कहने पर। आपसे पहला ही सवाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई है, फ़ौज बॉर्डर्स पे जंग लड़ती है, एयरफोर्स हवा में लड़ती है, अवाम ने भी एक जंग लड़नी होती है। तो इस जंग में हमारी जो तीन मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबसे पहले तहरीक इंसाफ है, फिर दो हुकूमती पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बतौर हुकूमती जमात क्या किरदार देखते हैं और अपोजिशन में पीटीआई का किरदार को आपने कैसे देखा है इस पाक भारत जंग में? देखें, सब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसमें कोई इसमें तफरीक नहीं रही कि आवाम ने कोई ऐसा काम कर दिया या गवर्नमेंट ने कोई सुस्ती दिखाई या पीपल्स पार्टी, हर कोई अपने अपने फ्रंट पे था। मैं इस मामले पे तो किसी जगह पे कोई तनकीद की कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई कहीं पे सुस्ती कर दी या आवाम ने कहीं पे कोई अपनी फ़ौज का साथ नहीं दिया या अपोजिशन ने इत्तेफाक था यूनानिमस। ये एक चीज़ सामने आई कि जनाब इस मौके पे बाकी इख्तलाफात चलते रहेंगे साइड बाय साइड, लेकिन इस मौके पे तो सबने साथ खड़े होना है। और ये लग रहा है कि जैसे 10 मई को जो कुछ भी हुआ, उसने 9 मई वाला जो मामला था ना, उसको काफ़ी हद तक डाउन प्ले कर दिया। देखा आपने, इस बार हम अंदरूनी सतह पर ऐसी कोई मुहिम नहीं देख रहे थे कि वो हेडलाइंस चल रही हों, 9 मई के ये लोग इंतशारी थे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इस बार सारा फोकस जो था वो असल दुश्मन की तरफ था। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। एक ऐसा मौका मिल गया पाकिस्तानी कौम को, बिल्कुल। पाकिस्तान को, कि सारे एकदम से इकट्ठे हो गए। उधर अगर बात करें, बाकी हुक्मरान जमातें हैं, 2 हुक्मरान जमातें थी, एक अपने फ्रंट पे लगी हुई है। बिलावल ने इंटरव्यूज़ वगैरह दे के इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया। हुक्मरान जमात अपने तौर पे नैरेटिव बना रही थी। यहाँ पर एक आपने बिलावल का नाम लिया, नवाज शरीफ पर आप खामोश क्यों हो गए? नहीं, मैं खामोश इसलिए हूँ कि उनके बारे में क्या मैं बताऊँ कि उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं कि उन्होंने सारा डिज़ाइन किया है, ये सारा। मैं देखें, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना सीनियर पॉलिटिशियन हो और उनका कोई इस सारे मामले में इनपुट ना आया हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मीडिया के ऊपर आके ही बताई गई हो कि जनाब ये इनपुट आया है। ये मजाक में तो चलो सारे लगे रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जमात के लेकिन हमारे पाकिस्तान में कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पर नजर नहीं आया। बेहतर होता कि वो अपना मौक़िफ़ खुल के रखते। ये मौका था
कि अवाम के साथ अपना मौक़िफ़ शेयर और करते उनके हैं। ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं मोदी का यार अपोजिशन की तरफ से भी अवाम भी बाज़ औक़ात कहती है, तो ये सारे इल्ज़ाम धुल जाते हैं। देखिए, उन्होंने खामोश रह के ये मौका दिया ना अवाम को। इस मौके पे जहाँ पे आपके बदतरीन मुखालिफ जो हैं, वो बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे। इमरान खान अगर जेल में बैठा ये मैसेजेस दे रहा था कि उनके ट्वीट्स आ रहे थे, मोदी को उन्होंने जिस तरह से मुखातिब करके एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया। अगर एक आध मैसेज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी हो जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। कोई ओवरशैडो नहीं हो जाना था शहबाज शरीफ साहब ने, या ओवरशैडो हो जाती मरियम नवाज़, ऐसा कुछ नहीं था। अभी ये एक तमहीद बाँधी जाती है ना कि नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं बोले कि वो फिर शहबाज शरीफ साहब एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ओवरशैडो हो जाते, या मरियम ओवरशैडो हो जाते, हो भी जाते। जो तनकीद थी वो बिज़नेस की थी। एग्ज़ैक्टली, तो अगर हो भी जाते तो वो कोई इतना मसला नहीं था। बाकी जहाँ तक बिज़नेस के मामलात है, बाकी सारी मेरा चीज़ें। ख्याल है कि जहाँ पर ये शैडो की बातें आ रही हैं, जब मुल्क की बात आ जाए, हाँ, तो शैडो खत्म हो जाता है, फिर मुल्क रह जाता है। एग्ज़ैक्टली आप उनको लार्जर दैन लाइफ फिगर के तौर पे पेश करते हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग या हुक्मरान जमात के लोग। तो इस मौके पे उन्हें प्रूव करना था, इस मौके पे उन्हें अपनी एक पोज़ीशन जो है वो उसको बेहतर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। बट उसका कोई पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ। हमने जो भी किया एज़ अ नेशन, हम बड़े अच्छे तरीके से इस सारी सिचुएशन से सर्वाइव किए हैं। ज़ाहिर है हम तो तकरीबन मुकम्मल सैटिस्फाई हैं, पूरी कौम सैटिस्फाई है जिस तरह हमने जंग मैं कहता जीती हूँ है। जी कमाल हो गया। आप हालिया वाक़यात में से कोई भी वाक़या उठा के देख लेना। एक दिन वाक़या होता था, अगले दिन क्या होता था कि जनाब फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने वाले जो हैं वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया और ये हो गया वो। ये वाहिद एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें ये चीज़ हमें बहुत कम माइनर सी नज़र आ रही है। दैट मीन्स के बिल्कुल, तकरीबन सब ने रियासत को पहले रखा है पहले रखा है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की सियासत है। दूसरी बात ये है कि सवाल ये है कि फ़ौज ने, मुसल्लह अफ़वाज ने जंग जीत ली, उसके बाद उनको अप्रिशिएट भी करना होता है। पॉलिटिकल जमातों का एक जो कहते हैं ना रवायत है अप्रिशिएट करने की, वो उनके हक़ में रैलियाँ निकालना, जलसे करना और इज़हार यकजहती के लिए या यौम तशक्कुर के लिए दुआएँ या मुख्तलिफ वो होता है। तो आपको किस सियासी जमात की जानिब से ये ज़्यादा नज़र आया है, पीटीआई की तरफ से या हुकूमती जमातों की तरफ से? देखें, हुकूमत ने तो नैरेटिव बनाना होता है ना अपने तौर पे। वो कोशिश करते हैं, कोई रैली, कोई बिजनेसमैनों ने रैली निकाल ली, कोई आम लोगों को कहीं ना कहीं मोबिलाइज कर लिया, कोई इवेंट कर लिया। लेकिन एक होता है नेचुरल अवाम का निकलना, या एक पॉलिटिकल पार्टी ओनरशिप लेके अवाम को निकाल रही है। उसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने इसमें काम किया। हर इवेंट पे जब भी कोई मेगा इवेंट हो और आप पब्लिक पार्टिसिपेशन देखना चाहें कि वो किस सियासी जमात की ओनरशिप में हो रही है, तो वो ज़्यादातर इवेंट्स पीटीआई की ओनरशिप में है, यानी उनकी कॉल पे लोग निकल आते हैं। अभी आपने जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां देखी, वो पीटीआई ने निकाली। निकाली ही मेरा ख्याल है सिर्फ पीटीआई ने आपको पंजाब पीटीआई में। के फ्लैग्स नजर आए। जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है ना, वो ठीक है, इस सारे मामले में कंफर्टेबल है। लेकिन जब कभी इस तरह के इवेंट्स आते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस सड़कों के ऊपर दिखा सके, एज अ नेशन वो सामने आके दिखा सके, तो उसमें हमें कहीं लैग करता दिखाई देता है कि उनका वोटर जैसे थोड़ा ला ताल्लुक सा है ना, सोशल लेकिन मीडिया के ऊपर है वो। आपने वोटर की बात की, उसके साथ जो लीड करने वाला होता है, जब जी, लीडर साथ हो ना, बिल्कुल। तो अवाम हल्के की या 10-15 लोग तो निकाल ही सकते हैं ना, एमएनएस निकल इतने तो सकते मुलाजिम थे, होते हैं एमपीएस करके। निकल सकते थे, रैलियां निकाल सकते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फ्लैग्स आ सकते थे। वो एलिमेंट थोड़ा सा मिसिंग रहा। ऑल्दो कि हुकूमत ने अपने तौर पे हुकूमती सतह पर बयानियां बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सियासी जमात के तौर पे इसमें पीटीआई आगे रही है। अच्छा कादिर साहब, हम पाकिस्तान की सियासत पर आ जाते हैं। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक अपोजिशन और हुकूमत की जंग चल रही है। इमरान खान की डील की बातें हो रही हैं, कितनी हकीकत है? क्या वाकई कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं, खुफिया डीलें हो रही हैं? इमरान खान को जितना आप जानते हैं, जब से आप बीट कर रहे हैं 2008, 9, 10 से कर रहे हैं, तो वाकई इमरान खान डील लेने को तैयार हो जाएगा? देखिए, डील को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे। मैं बिल्कुल। नजम सेठी का तबसरा सुन रहा था। किसी हद तक मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि डील का लफ्ज़ यहाँ पे एक गाली बन गया है। बिल्कुल। इंटरनेशनली कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, ट्रंप देख लें, वो हर चीज़ में डील, वो डील मेकर हैं, डील ब्रेकर हैं, कोई भी चीज़ है वो बड़े फ़ख्र से बताता है कि मैंने डील कर ली। और डील इज़ अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की बात आए, अगर डील इज़ इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज़, इमरान खान कभी नहीं करेगा। सही। वो हमेशा उसका एक चीज़ रही है कि अपने मकसद पर पहुंचने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मकसद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो इमरान खान का जो मकसद है वो कुछ अलग ही लेवल का है। तो उसके ऊपर अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो वो 2 साल जेल में ना रहते। बिल्कुल इसी अब तरह। अगर वो 2 साल जेल में रह गए हैं, तो अगर लेट्स सपोज वो कल को बाहर आते हैं किसी चीज़ में, तो वो
एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी चीज़ के बारे में। जैसे हम लफ्ज़ नहीं देते कि डील करके बाहर आए, ये डील एक गाली का लफ्ज़ बन गया ना। तो यूँ कह लीजिए कि कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो सकती है, या सीबीएम्स ऐसे हो सकते हैं, या एमओयू आप कह सकते हैं, या कोई भी और नाम दे दें। लेकिन इन हालात में जब 26वीं तरमीम हो चुकी है, जब पूरा एक निज़ाम आपके सामने है कि केस लगने से लेके, उसकी हेयरिंग से लेके, उसके नताइज तक की एक-एक प्रेडिक्शन के बारे में आपको पता हो कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसमें इमरान खान अगर ये बार-बार एम्फसाइज़ करते हैं कि मैं अपना केस लड़ के अदालतों के ज़रिए निकलूँगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बीच में 26वीं तरमीम भी है। तो एट द एंड इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि जो भी होगा उसको डील का नाम तो नहीं दे सकते कि डील होगी, लेकिन समहाउ जो अभी हवाओं फिजाओं में बातें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे फरीकैन के दरमियान किसी ना किसी पॉइंट्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होगी, और चीज़ें शायद तय हों, या रूल्स ऑफ गेम जो है वो नए तरीके से तय हो जाएं कि जनाब अगला इलेक्शन इस तरह से होगा, और ये सारी चीज़ें। हाँ, अगर आप ये कहें कि इमरान खान ये शर्त माने कि इतने साल तक वो खामोश रहें और इतने साल तक वो कुछ नहीं करें, तो वो बनी गाला में जाके नज़रबंद हो जाएँ, इस तरह की कंडीशंस के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कंडीशंस के ऊपर वो निकलना चाहेंगे। वैसे अगर डील की बात करें, मुज़ाकरात, इमरान खान के पास कौन सा सिपाही है हुँ। जो बेहतरीन मुज़ाकरात कर सकता है? मुज़ाकरात होता है गिव एंड टेक, जो कंडीशंस आती हैं उनको ब्रेक भी किया जाता है कि फ़र्ज़ किया इमरान खान पर पाबंदी लगती है 1 साल की, वो कहता है जी नहीं 1 दिन की, तो ये वो नेगोशिएशन होती है। इमरान खान के पास ऐसा कौन सा पत्ता है अपने अलावा पार्टी के अंदर? या मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी हो सकते थे, थे, ज क्योंकि वो भी हो जेल में सकते है। थे, लेकिन वो भी जेल में है। उसके अलावा सारा जो दारोमदार था, या चौधरी सबको लग परवेज़ रहा लाल भी था, हो सकते थे वो, लेकिन वो वो खामोश है। खामोश है। हाँ, मैं ये कई बार मेरे ज़हन में भी आया कि शायद उनकी खामोशी की ये वजह हो। अच्छा, अब आज आके इस पूरी लॉट में अगर देखें, तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाय किया जा रहा था, वो थे अली अमीन गंडापुर, क्योंकि उनके पास एक ऑफ़िशियल पोज़ीशन भी थी। वो इस कैपेसिटी में भी थे, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उनके जो रीसेंट इवेंट्स रहे हैं, वो जिस तरह उनका एंड रिज़ल्ट हुआ, तो वो लोग उनसे थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। ऑल्दो कि उन्होंने एफ़र्ट की होगी, लेकिन लोग उस तरह से, वो उस एक सर्कल में आ गए जहाँ पे लोग टारगेट कर देते हैं कि यार मशकूक से बना देते हैं। आजकल वैसे पीटीआई में ये ज़्यादा ही हो गया। तो उनके अलावा और कौन पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है? शायद कहीं न कहीं आरिफ अलवी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो वो प्रेसिडेंट भी साबिक रहे हैं और प्रेज़िडेंट रहे सारे हैं, सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम को समझते हैं, उनके राब्ते भी रहे हैं। और हमारी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि आप इतने एक्टिवली क्यों नहीं यहाँ पर आ रहे सारे मामलात में? तो उन्होंने कहा था मैंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है उस वक़्त के लिए, जब कभी नेगोशिएशंस इस राउंड पे चली जाएँगी, इस मरहले पे चली जाएँगी कि हम इसको कहीं न कहीं फाइनलाइज़ कर सकें, तो मैं अपना किरदार अदा करूँ। लेकिन यहाँ पर पीटीआई में एक डर भी है कि जो कामयाब हो रहा होता है उसकी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है पार्टी के अंदर, जिसको इख्तलाफात कहते हैं, या जो आपस में। ये पीटीआई में इन दिनों ज़्यादा है, और इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि एक पार्टी पूरी लीडरलेस चल रही है। बिल्कुल। इमरान खान जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, बाकी क़यादत के साथ क्या हुआ, एक पूरी नई ब्रीड सामने आ गई ना, हुँ, हुँ। तो वो सबको ये लगता है कि हम कुर्बानी दे के आए हुए हैं, हमारी एफ़र्ट्स हैं, हम मुश्किल टाइम में सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो उनका ये जो एक क्लेम है, ये किसी न किसी हद तक जस्टिफ़ाई करता है कि हम मुश्किल टाइम में सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो फिर अपनी बात कहने में आर नहीं रखते, वो कह देते हैं। तो लेकिन ये है कि पार्टी का डिसिप्लिन तो बहरहाल, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इतना ख़राब ना होता। वो वार्निंग वाला काम कम ही करते हैं, वो डायरेक्ट उसके ऊपर कुछ ना कुछ नोटिस वगैरह करके फ़ारिग कर देते हैं। कादिर साहब, आपसे पॉडकास्ट का आखिरी सवाल लंबा होगा, 2-3 इसके पॉइंट होंगे। नंबर 1, हुँ, एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक एक इजलास हुआ है 15 मई को, हुँ, उसमें क्या फैसले हुए हैं? दूसरी बात, गर्मियों में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी एहतजाजी रैली या मार्च हमने नहीं देखा। हुँ। क्या गर्मियों के ख़त्म होने का इंतज़ार करेगी तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए? और आखिर में, क्या ये मामला आपको अगस्त सितंबर में एहतजाजी तहरीक कह लें, आज़ादी मार्च कह लें, लॉन्ग मार्च कह लें, रैली कह लें, वहाँ पर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तो जो इन इन हालात में खबरें सुनने को मिल रही हैं, वो थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ा हैं। ऑल्दो कि उनकी कोई ऑथेंटिसिटी उस तरह से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामला सितंबर-अक्टूबर तक ना ही जाए, उससे पहले कुछ हो जाए। काफ़ी चांसेज़ हैं। लेकिन अगर वहाँ तक जाता भी है, लेट्स सपोज़ कि इससे आगे भी जाता है, तो क्या पीटीआई एहतजाज के लिए तैयार है? मैं आपको बड़े अभी आपके सामने ही हमारी बात हो रही थी एक सोर्स से, आपको बेहतर तरीके से पता है। आपने भी सुन ली सारी बातें कि एहतजाज के ऊपर पीटीआई करना चाहती है। हुँ। इजलास भी बुलाए गए, लेकिन वो नतीजा खेज़ नहीं हुए कि अभी तक उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाया कि हमने
कैसे 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 एहतजाज करना है, ये तो अच्छा। फैसला है कि एहतजाज करना है। हम्म, कैसे करना है ये नहीं पता, गर्मियों में कैसे करेंगे एहतजाज, उनको ये भी खदशा है कि गर्मी में कारकुनान नहीं निकल सकेंगे। दूसरा खदशा ये है कि तातीलात की वजह से अदालतें बंद होंगी तो ज़मानतें कौन देगा, अगर गिरफ्तार हो गए तो हम्म, केसेस बहुत लंबे चले जाएंगे, बिल्कुल रिहाई नहीं बिल्कुल। इतनी आसानी से होगी। तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ये ज़ाहिर बात है डिस्कस हो रहे हैं हम्म, कि अगर हमने प्रोटेस्ट के लिए जाना है तो मैक्सिमम नंबर्स हम कितने अरेंज कर सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं। और इतनी गर्मी में एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करके मैनेज करना, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें एट वंस इनके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन एज़ इफ़ नाउ जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में एहतजाज के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली अभी तय नहीं हुई, इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।